नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों 2027 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लगभग 5 दशकों बाद देश में लोकसभा सीटों की डिलिमिटेशन का रास्ता खुलेगा। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के तहत स्टेट के बीच लोकसभा सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन 2026 के बाद होने वाली पहली सेंसस तक फ्रीज कर दिया गया था। अब जब ये फ्रीज खत्म होने जा रहा है तो देश भर में एक बहस शुरू हो चुकी है। अक्सर इस डिबेट को सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ के रूप में देखा जा रहा है, जहां कहा जा रहा है कि जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी, जबकि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ वाले स्टेट्स को ज्यादा सीट्स मिलेगी। लेकिन असल सवाल सिर्फ इतना नहीं है। डिलिमिटेशन का असली प्रभाव इस बात पर पड़ेगा कि कंस्टिट्यूएंसीज कैसे बनेंगी, वोटर्स के बिहेवियर कैसे बदलेंगे और भारत की डेमोक्रेसी किस दिशा में जाएगी। डिलिमिटेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव हर वोट की वैल्यू को लगभग बराबर बनाना होता है। समय के साथ पॉपुलेशन बदलती है, माइग्रेशन होता है और शहरों का साइज बढ़ता है। अगर कंस्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज बदली ना जाए तो कुछ एमपीज बहुत कम वोट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ एमपीज बहुत ज्यादा वोट्स को। और इसी इम्बैलेंस को दूर करने के लिए पीरियोडिक डिलिमिटेशन की जाती है। लेकिन भारत में पिछले 50 सालों से स्टेट्स के बीच सीट एलोकेशन लार्जली फ्रोजन रही है। इसलिए 2027 का एक्सरसाइज सिर्फ बाउंड्री को रीड्रॉ करना नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को एक मेजर रीसेट हो सकता है। इस डिबेट का एक पहलू पॉपुलेशन ग्रोथ से जुड़ा है, लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू कंस्टिट्यूएंसी कंपोजिशन है। आज भारत के कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कंस्टिट्यूएंसी साइज रूरल एरियाज के मुकाबले काफी बड़ा हो चुका है। एक कंस्टिट्यूएंसी में 20 लाख या उससे ज्यादा वोटर्स हो सकते हैं, जबकि दूसरी जगह वोटर बेस उससे काफी कम है। तो ये डिफरेंस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का इशू नहीं, बल्कि वोटर पार्टिसिपेशन को भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। रिसर्च ये भी बताती है कि सिर्फ कंस्टिट्यूएंसी का साइज, टर्नआउट ये डिसाइड नहीं करता। पहले माना जाता था कि छोटी कंस्टिट्यूएंसी में लोग ज्यादा वोट करते हैं और बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज में टर्नआउट नेचुरली कम होता है। लेकिन रिसेंट इलेक्शंस के एनालिसिस को देखें तो वोटर बिहेवियर जो है वो कास्ट कंपोजिशन, ट्राइबल पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और जेंडर पार्टिसिपेशन जैसे फैक्टर्स कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी डिलिमिटेशन का इम्पैक्ट सिर्फ सीट नंबर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इलेक्टोरल सोशियोलॉजी को भी बदल सकता है। आज भारत के इलेक्टोरल लैंडस्केप में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। शेड्यूल्ड ट्राइब डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसीज देश में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ एनालिसिस के मुताबिक 2024 के इलेक्शंस में कई एसटी सीट्स पर टर्न अराउंड करीब 70% से भी ऊपर था। इसके पीछे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, लोकल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की स्ट्रॉन्ग कल्चर का एक बड़ा रोल है। इसका मतलब ये है कि कंस्टिट्यूएंसी की डेमोग्राफिक कंपोजिशन वोटर पार्टिसिपेशन को बहुत गहरा प्रभावित करती है। अर्बन इंडिया की कहानी बिल्कुल अलग है। भारत तेजी से अर्बनाइज हो रहा है, लेकिन बड़े शहरों में वोटर टर्नआउट अक्सर रूरल इंडिया से कम रहता है। ट्रैफिक, माइग्रेशन, वर्किंग आवर्स, वीक कम्युनिटी नेटवर्क्स और पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट जैसे कई फैक्टर्स अर्बन वोटिंग को प्रभावित करते हैं। अगर डिलिमिटेशन के बाद मेट्रो सिटीज में और बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज बन जाती हैं तो रिप्रेजेंटेशन और वोटर इंगेजमेंट दोनों नए चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डायमेंशन है, वो वुमेन वोटर्स का है। पिछले कुछ सालों में भारत में वुमेन वोटर्स पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुकी है और कई स्टेट्स में महिला टर्नआउट पुरुषों के बराबर या उससे भी अधिक हो चुका है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में वर्किंग वुमेन के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना, कम्यूटिंग और टाइम कॉन्स्टेंट्स अब भी पार्टिसिपेशन को प्रभावित करता है। तो अगर डिलिमिटेशन के साथ पोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो रिप्रेजेंटेशन की क्वालिटी पर भी असर पड़ सकता है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी इस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भारत के कई कंस्टिट्यूएंसीज में एक ही डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं होती। मल्टीलिंगुअल कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कैंपेन्स, वोटर कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का पैटर्न अलग होता है। डिलिमिटेशन के दौरान अगर डेमोग्राफिक रियलिटीज को ध्यान में रखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन और भी इंक्लूसिव हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ पॉपुलेशन नंबर्स को देखा गया तो कई सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज इग्नोर हो सकती हैं। इस डिबेट का सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू नॉर्थ और साउथ का पॉलिटिकल बैलेंस है।
सदर्न स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, जबकि कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ कंपैरेटिवली ज्यादा रही। इसी वजह से कंसर्न ये है कि पॉपुलेशन बेस्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन सदर्न स्टेट्स की पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ को रिलेटिव टर्म्स में कम कर सकते हैं। ये कंसर्न जेन्युइन है और इस पर सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन की जरूरत भी है। लेकिन इसी के साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि डिलिमिटेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रीजनल बैलेंस नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक इक्वालिटी भी है। इसीलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि भारत को सिर्फ लोकसभा सीट रिडिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। राज्यसभा के रोल, फिजिकल फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट बैलेंस जैसे इश्यूज को भी ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। फेडरल स्ट्रक्चर तभी स्ट्रांग रहेगा जब पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन और स्टेट इक्वालिटी के बीच सस्टेनेबल बैलेंस बनाया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिलिमिटेशन सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज नहीं है। अगर नए कंस्टिट्यूंसीज बनने के बाद पोलिंग बूथ्स, इलेक्शन मैनेजमेंट, डिजिटल वोटर अवेयरनेस, वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर और माइग्रेंट वोटर्स के लिए बेटर अरेंजमेंट्स नहीं किए गए, तो सिर्फ बाउंड्रीज बदलने से डेमोक्रेसी की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और डिलिमिटेशन को साथ साथ चलना जरूरी है। 2027 की डिलिमिटेशन भारत की डेमोक्रेसी के लिए सिर्फ सीट रिडिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल रीडिजाइन का मौका है। इस डिबेट को सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ के पॉलिटिकल नैरेटिव तक सीमित कर देना इसके असली सिग्निफिकेंस को कम कर देगा। असली सवाल ये है कि क्या भारत ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज बना पाएगा जो डेमोग्राफिक रियलिटी को रिफ्लेक्ट करे, वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाए, वुमेन और अर्बन वोटर्स को बेहतर रिप्रेजेंटेशन दे और हर वोट की वैल्यू को अधिक समान बनाए। अगर ये एक्सरसाइज डेटा, ट्रांसपेरेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस के साथ की गई तो ये अगले कई दशकों के लिए भारत की डेमोक्रेसी को और भी मजबूत बना देगी। धन्यवाद।